नमस्कार दोस्तों। तो अपने ज्ञान की जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो कि सबका सबसे फेवरेट टॉपिक है जो है मैरिज। तो हम मैरिज का भी, क्योंकि मैरिज के अपने आप में ढेरों सब्जेक्ट्स बनते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि भैया आप एस्ट्रोलॉजी फटाफट सीख लें, 5 महीने में सीख लें, 6 महीने में सीख लें। ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, उसके पीछे रीजन है। अब अगर आप यही देखें, ये मैरिज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो इसी टॉपिक के अंदर क्या है, आज मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि आपकी डिमांड थी पिछली वीडियो में कि लव मैरिज और मैरिज सक्सेस कैसी होगी, लव कैसे सक्सेस होगा, वो उसके बारे में बताएं। तो मैं स्पेसिफिकली आज लव मैरिज एंड उसके सक्सेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बट अदरवाइज आप देखें कि अगर एस्ट्रोलॉजिकली हमको चीज़ों को देखना हो, तो सिंपल एक मैरिज का टॉपिक ही कितना बड़ा है कि आपको एक मैरिज का इवेंट देखना, उसके लिए आपको अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। लव मैरिज को देखना है तो उसके लिए आपको अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। अर्ली मैरिज, लेट मैरिज, इनको देखना अलग पढ़ाई। क्या आपकी मैरिज इंटरकास्ट होगी, इंटर रिलीजन होगी, सेम रिलीजन में होगी, ठीक है जी, कि अच्छे घर में होगी कि थोड़े से पुअर घर में होगी, अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी, या डिवोर्स हो सकता है, या फिजिकल सेपरेशन हो सकता है, या मल्टीपल मैरिजेस हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लिटिगेशन हो सकते हैं, या सिंपल फिजिकली आप सेपरेट हो, कुंडली मिलान, मांगलिक दोष, फलाना। मतलब एक सिंपल यही टॉपिक मैरिज का ही, आप मुझे एक बात बताएं, 15 टॉपिक्स तो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी पता नहीं मैं क्या मिस कर रहा हूँ। अगर ये मैं 15 टॉपिक्स को आपको एक एक टॉपिक को डिस्कस करने लगूं, हर एक टॉपिक डिमांड करेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो या 1 से 1.5 घंटे का सेशन। तो आप सोचिए, ये मुझे पढ़ाने में मुझे कम से कम 15 घंटे लगेंगे। और आप देखें, अगर आप ज्योतिष कोई भी बंदा सीखने जाता है, या इनफैक्ट अगर मैं अपना कोर्स भी डिजाइन जो मैंने किया है, तो उसके अंदर डिमांड ये रहेगी कि भाई अगर आप महीने में, हफ्ते में 2 क्लासेस ले, 5-6 महीने में आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाए। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। आपको आपका टीचर, आपका गुरु गाइड कर सकता है, चलना आपको ही है। क्योंकि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा लंबा। और एक एटलीस्ट एक उम्र तो छोटी है। हो सकता है पिछली उम्र से आप कुछ कैरी फॉरवर्ड करके ले आए, एक उम्र तो मेरे को तो बहुत छोटी लगती है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। एनीवे, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे, और मैं आपको आज लव अफेयर्स के बारे में और उसके सक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आती होगी, आपने इधर उधर से पढ़ के, या फिर कुछ बेसिक्स आपको आते होंगे। तो सिंपल मैं आपको प्रिंसिपल्स बताता हूँ कि प्यार, प्रेम, ये देखने के लिए और उसको उसकी सक्सेस देखने के लिए, सक्सेस हम दो तरीके से देखते हैं कि कितना ऑनेस्ट प्यार किया गया है, और वो सक्सेस दूसरा जो कि शादी में रिजल्ट कर जाए, तो सक्सेस उसको माना जाएगा। तो ये देखने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं हमको हॉरोस्कोप के अंदर, वो इम्प्लीमेंट करके कैसे देखने हैं। तो जी, सबसे पहले हमको ये आंसर्स निकालने के लिए हॉरोस्कोप से सबसे पहले देखना पड़ेगा बॉक्स नंबर 5। वो क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि 5 नंबर ही रिप्रेजेंट करता है प्यार को। अब ये प्यार कभी भी हो सकता है, ये होने को 15 साल में हो जाए, होने को 50 साल में हो जाए। तो इसमें डिपेंड करेगा कि ट्रांजिट्स और दशाएं वो जब एक्टिवेट होंगी और पत्री में योग होंगे, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज, हो सकता है आप 10 साल के भी हो सकता है आप 50 साल के भी हो, अगर ये एक्टिवेट हो गया है तो देर आर बहुत ज़्यादा चांसेस कि आप एक प्यार में पड़ जाएं। ठीक है जी, फिर हम देखेंगे उसी हाउस के लॉर्ड को, यानी जो 5वां घर है उसके मालिक को, वहाँ जो राशि बैठी है। 5वें घर का मालिक, 5वें घर का जो कारक होता है वो होता है जुपिटर। तो हमें इसको भी देखना है। ठीक है जी, और प्लैनेट ऑफ लव, रिलेशनशिप और जो भी प्लेजर, वो कहलाया जाता है वीनस, जो कि 7th हाउस का कारक भी है। तो हमको किसी भी लव के सक्सेस के लिए हमको वीनस का देखना बहुत जरूरी है, जुपिटर के साथ साथ। और फिर आप एक और चीज जो देखनी पड़ेगी, वो देखनी पड़ेगी ट्रांजिट्स। तो हो सकता है कि प्लैनेट, आपकी हॉरोस्कोप कहती है कि हाँ भाई, कि आपको अफेयर अलाउड है, पर वो अलाउड कब होगा? अलाउड तब होगा जब दशाएं चलेंगी। अब दशाएं चलती हैं 3-3 साल। ठीक है जी, उन 3 साल में कोई पर्टिकुलर महीने हैं जिसके अंदर आपका फेयर चलेगा, या कुछ पूरे 3 साल चलेगा। ये सारी की सारी चीजें देखते हैं हम ट्रांजिट से। तो ये ट्रांजिट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई। ट्रांजिट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करने के लिए टाइमिंग। ट्रांजिट का काम और कुछ नहीं है, ट्रांजिट का काम है टाइमिंग निकालना। क्योंकि जो भी एक्टिवेट हो रहा है प्लैनेट, वो ट्रांजिट में कैसा है हमको वही चेक करना है। और जो
रिप्रेजेंट करता है किसी इवेंट को, वो ट्रांजिट में कैसा है हमको उसको देखना है। हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। इसको इसको भी डिस्कस करेंगे, इसको भी बताऊंगा मैं। पर अभी बहुत सारी चीजें और हैं। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगा करें और आपको लगा करे कि मैं ऑनेस्टली आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एटलीस्ट लाइक तो बटन दबा ही सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लगता। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मेरी जो नॉलेज जो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंसियरली शेयर कर रहा हूँ और मैं कुछ यहाँ पे अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है। और एक दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज़ आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाएं जो सिर्फ उपाय करते हैं, क्योंकि उपायों से कोई इतना मेजर चेंज नहीं होता। दूसरे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाएं जो पॉलिटिशियंस की, हाँ भाई ये इतनी बीजेपी सीट ले आएगी या फिर आज इंडिया मैच जीत जाएगी, इस तरह की जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनसे बचें, क्योंकि ये सब मार्केटिंग है और ये सब धोखा है। एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं चलती, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और डीप कंसेप्ट है। और इसके लिए इतनी आसानी से अगर काम होने लग जाए, पता चल जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इट दे आर जस्ट, पीपल आर ट्राइंग टू फूल using this knowledge, which I don't like, and that is why I'm requesting. एनीवे, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, तो मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। अब ये छठा पॉइंट अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे लिखा है, वो इसलिए क्योंकि थर्ड हाउस। अब एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है किस एरिया में आप रहते हैं, मतलब किस कंट्री में आप रह रहे हैं, उसके लॉज क्या है, उसका कल्चर क्या है। अब अगर यही हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखें, वेस्टर्न कल्चर को देखेंगे, तो वहाँ पे लव मैरिज, एक इनफैक्ट लव मैरिज इन 99% 90% ऑफ द केसेस होती है, अरेंज मैरिज तो कुछ होता नहीं है। तो और यहाँ पे अभी भी लव को एक एक टैबू माना जाता है, और एक जिसकी वजह से सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती अगर आप ओपनली भी, आप अब तो खैर चेंज हो रहा है पर फिर भी। तो इसके लिए हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस, जो कि लोग डिस्कस नहीं करते हैं, आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी बुक में पढ़ लें, थर्ड हाउस डिस्कस नहीं किया हुआ। लेकिन जब मैं इंडिया की बात करूंगा, जब मैं एशिया के रीजन की बात करूंगा, स्पेसिफिकली हमारी सेंट्रल एशिया और इंडिया, जहाँ पे अ, आपको एक करेज चाहिए, क्योंकि सोसाइटी आपके अगेंस्ट जाएगी, पेरेंट्स आपके अगेंस्ट जाएंगे, तो इसलिए आपको करेज चाहिए, तो थर्ड हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। और कई कई जगह 11th हाउस को भी देखा जाता है, पर मैं उसको इतना नहीं देखता हूँ, सीधी सी बात बताऊँ आपको। लेकिन आप जितना भी इधर उधर मैंने और स्टडीज़ की हैं, बुक्स को देखा है, वो 11th हाउस को बोलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ मेरे हिस्ट्री में से बुक्स निकली हैं जो मैंने बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा शायद आपको बता दूं अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के इच्छुक हैं। तो ये पंडित J.N. बसीन करके हैं, इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अदरवाइज और बाकी जितनी भी मेरे पास मैंने बुक्स पहले पहले पढ़ी थी, उसमें आधी चीज़ें तो फ्रॉड थी, आधी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो जस्ट मेरे को आ गया सामने मैं पढ़ रहा था तो पुरानी चीज़ें, तो मैंने कहा आपको बता दूं। एनीवे, आगे चलते हुए, अब ये मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रिंसिपल्स हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ये देखने हैं। अब मैंने बोल तो दिया कि फिफ्थ हाउस देखना है, पर फिफ्थ हाउस और वीनस, उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है जी। स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ? स्ट्रांग का मतलब ये हुआ कि भाई केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, 11th हाउस में बैठे हों, ठीक है, और बृहस्पति से दृष्ट हों, ठीक है जी, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ हों, तो उनको हम अच्छा बोलते हैं। तो फिफ्थ एंड वीनस हैव टू बी स्ट्रांग। वीनस का कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वीनस कमजोर हुआ, एनिमी साइन में हुआ, डेबिलिटेटेड हुआ, नीच का हुआ, ठीक है जी, तो अफेयर आपके सक्सीड नहीं करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब सक्सीड कर जाएंगे अगर बेनिफिक्स प्लैनेट आ गए। मैं इसकी एग्जांपल्स आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो आगे इस थर्ड पॉइंट तो चलो आपको इतना बताने की भी जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अगर एफ्लिक्शन होता है फिफ्थ हाउस का, यानी मार्स, सैटर्न, राहु केतु टाइप के प्लैनेट, और इवन सन भी, क्योंकि सन का भी प्यार से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, वो न्याय का कारक है। फिफ्थ हाउस अगर सिक्स या 12th हाउसेस के लॉर्ड से इम्पैक्ट हो गए, तो जी, तो ये भी अगर अफेयर हो रहा है तो वो सक्सीड नहीं करेगा, और हो सकता है कि अफेयर या फिर कोई भी लव रिलेशनशिप हो ही ना। ठीक है जी। और बेनिफिक कॉम्बिनेशन विद फिफ्थ मैंने बता दिया। अच्छा, और इवेंचुअली एंड में दशा, क्योंकि हो सकता है भैया
हमारी 60 साल की उम्र है, उसमें सिर्फ 2.5 साल के लिए ही कोई प्लेनेट एक्टिवेट आपको देना, तो 2.5 साल के ही जो दशा एक्टिवेट है उसके अंदर आपको वो रिलेशनशिप मिलेगी। आगे चलते हुए कुछ पॉइंट और रिमेंबर करने पड़ेंगे, और वो है, ये आई थिंक आखिरी स्लाइड है, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर राहु। तो वीनस, क्योंकि राहु का काम है मोर मटेरियलिस्टिक, मोर डिमांडिंग, हर चीज को एम्पलीफाई एम्पलीफाई करने का मतलब कि और दो और दो। तो वीनस का, फिफ्थ लॉर्ड का, सेवंथ लॉर्ड का, इनके साथ होना तो मतलब कि और डिमांड करना, यानी कि बंदा ऐसे किसी हुक या क्रुक से किसी भी तरीके से वो एक रिलेशनशिप में पड़ना चाहेगा, और इमीडिएटली फिर वो दूसरे रिलेशनशिप पे जंप करेगा। लेकिन अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर दे राहु को, ठीक है जी, या सेवंथ हाउस को, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, या फिफ्थ हाउस को, तो उससे मॉरली वो हाउसेस स्ट्रांग हो जाएंगे, और जितने भी पाप प्रभाव हैं राहु के वो काफी कम हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो सिंपल आप एक दो योग देख के ही फटाफट अपना एनालिसिस करके और किसी के घर ना खराब कर देना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे सारा एस्पेक्ट देखा जाता है। ठीक है जी। फिर और कि जुपिटर इफेक्ट्स, इफ जुपिटर अफेक्ट्स फिफ्थ सेवंथ वीनस, अब वही मैंने जैसे आपको बता दिया, वन रियलाइजेज द बाउंड्रीज रियल लव एंड सक्सेस। तो जुपिटर का सक्सेस, जुपिटर की एस्पेक्ट एक लव रिलेशनशिप की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वीनस की भी। ठीक है जी। प्रोवाइडेड कि ये दोनों वीक ना हो, मेलेफिक ना हो, बैड स्टेट में ना हो। अगर यही हुए तो यही खराब कर देंगे, जैसे मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जुपिटर कैसे नेगेटिव इफेक्ट कर देता है। और एंड में केतु, केतु एक बहुत ही ट्रिकी प्लेनेट है, सबसे ज्यादा मुश्किल प्लेनेट मैंने जैसे आपको पहले बताया था केतु ही है, क्योंकि केतु का अगर रिलेशनशिप फिफ्थ हाउस वीनस इनके साथ पड़ता है, तो केतु सिंबलाइज करता है सीक्रेट्स को। अब वो सीक्रेटली, हाँ, डिपेंड करेगा बाकी चीज़ों को, कि हो सकता है कि दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं, कि एक तो बंदा, क्योंकि केतु का काम होता है कि डिटैचमेंट देना, वो कहेगा मुझे ऑपोजिट जेंडर से कोई लेना देना ही नहीं, पहली चीज़। या फिर क्योंकि वो सीक्रेट्स को भी रिजेंबल करता है, तो वो कोई भी ऐसा अफेयर जो कि बहुत सीक्रेटली हो रहा है, और हो सकता है बहुत ही पाप प्रभाव में हो रहा है, जिसके अंदर बंदे की ऑलरेडी एक मैरिज हो रखी है और चुपके से वो दूसरा सा एक रिलेशनशिप में घुसा हुआ है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है केतु का। तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी है कि वो क्या सीक्रेट रिलेशनशिप में है, कि या बिल्कुल ही कि नहीं यार, कुछ मेरे को लेना देना ही नहीं है जेंडर से। तो उसको हम बाकी प्लैनेट से भी देखेंगे, वीनस और जुपिटर से, अगर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डाल रहे होंगे। तो मोटा मोटा मैंने आपको बहुत सारे ये प्रिंसिपल्स बताए हैं। ठीक है जी। आपको इधर उधर और कहीं बुक्स देखने की जरूरत नहीं है, कहीं और यूट्यूब वीडियोस या फिर टेक्स्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही प्रिंसिपल है, इनको आप यूज करके अप्लाई करें, और थोड़ा सा अपना ना कॉमन सेंस और दिमाग लगा के, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप मिस कर देंगे, और फिर आप इवेंचुअली एस्ट्रोलॉजी को गलत बोलेंगे, जो कि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, साइंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अब आगे चलते हुए, अब जो भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, क्या पढ़ा हमने, वीनस के बारे में पढ़ा, जुपिटर के बारे में पढ़ा, फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस, ठीक है जी, इनके बारे में पढ़ा। तो ये हमको देते रिजल्ट करते हैं एक रिलेशनशिप में। आखिरी चीज और कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सिंपल D1 चार्ट देख के आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। आई थिंक आई शुड हैव मेड दिस कमेंट हियर इटसेल्फ, बट आई एम वेरी सॉरी। D9 चार्ट, जो कि डिटेल होता है किसी भी किसी भी लाइफ फंक्शन का, मतलब प्राइमरीली रिलेशनशिप का, वो D9 चार्ट है। तो D9 चार्ट यानी नवांशा चार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको D1 चार्ट में आंसर्स ना मिले, पर D9 चार्ट में वो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो जब भी रिलेशनशिप्स, मैरिज हमको देखनी है, तो D1 एंड D9 को मिला के देखनी है। अगर आप सिंपल D1 देख रहे हैं, आपके आंसर्स 30 to 40% या 40, मोर देन 40% गलत हो सकते हैं। आपकी जो एनालिसिस है गलत हो सकती है, तो वो थोड़ी सी ना फिर मुश्किल हो जाती है, फिर अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि मैं गलत कैसे हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। ये मेरे साथ तो बहुत कुछ होता है। तो एनीवे, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हाँ, 3 एग्जांपल्स हैं। ये पहला एग्जांपल है। तो ये एक फीमेल की हॉरोस्कोप है, जिसके अंदर ये पहला जो आप देख रहे हैं बड़ा वाला चार्ट, ये D1 है, छोटा वाला D9 है। तो ये फीमेल की पेरेंट्स बहुत ही अगेंस्ट थे इसकी मैरिज के, और
लड़के वालों की तरफ से भी बहुत अगेंस्ट थे मैरिज के, बहुत ही मुश्किल से मैरिज हुई है, ठीक है जी। बट इवेंचुअली जो प्यार था वो सक्सीड किया है। तो हम इसको स्टडी करते हैं, हमको सिंपल ये देखना है इसके अंदर कि जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं वो फिट होते नहीं होते। हमारा कोई आज का मुद्दा ये नहीं है एजेंडा कि मैं देखूं कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी इंटर रिलीजन शादी हुई है तो इंटर रिलीजन शादी क्यों हुई है, और देर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वी कैन, क्यों क्यों इतने प्रॉब्लम्स हुई, एग्जैक्टली टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या था। एजेंडा वो नहीं है, एजेंडा सिर्फ लव मैरिज का है। अगर आप डिमांड करेंगे कि और भी टॉपिक्स जो मैंने जैसे लिखे हुए थे स्टार्टिंग में उनको भी पढ़ना है, बताना है, कुछ भी है तो बताइएगा, उसके बारे में भी फिर मैं लेकर आऊँगा। तो देखते हैं डी वन चार्ट में क्या हो रहा है। डी वन चार्ट में अगर हम देखें अब, तो सबसे पहले किसी भी लव मैरिज के लिए हमें देखना है फिफ्थ एंड, तो मेजरली आप कहीं पे भी देखेंगे टेक्स्ट में कहीं पे भी वो कहेंगे कि भाई योग होना चाहिए इस हाउस का और इस हाउस का। तो चलो जी देख लेते हैं। सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड वीनस का है, ओके। एट्थ हाउस में कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है पर स्टिल फेयर इनफ। किसके साथ है? नौवें घर के मालिक के साथ है, छठे घर के मालिक के साथ है। छठा घर मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल। चलो नजर आ गई यार, शादी में स्ट्रगल, सॉरी अफेयर में स्ट्रगल है, चलो कोई नहीं, इसको भी इग्नोर करते हैं। मेरा कोई इसके साथ संबंध बन रहा नहीं बन रहा अभी तक। अब मैं देखता हूँ ये फोर्थ हाउस और इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ देखा जा सकता है कि वो सक्सेस होगा नहीं होगा, चलो देख लेते हैं। मतलब स्टिल आई मीन ये भी इसके साथ है तो ठीक है। फिफ्थ हाउस एंड इलेवंथ हाउस इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका कॉम्बिनेशन पड़ रहा है, तो ठीक है। मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार अफेयर थोड़ा सा तो जो है सक्सेस कर सकता है, पर बहुत सारी मुश्किलें हैं। चलो एनीवे एक और आगे चलते हैं फिर। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे इस हाउस पे, सेवंथ हाउस पे। सेवंथ हाउस में कौन बैठा है? जुपिटर, ओके। जुपिटर क्या है? मेलफिक है, ठीक है। मेलफिक है, प्रॉब्लम देता है। साथ में एट्थ लॉर्ड बैठा है सन, ओके। साथ में लगन लॉर्ड के साथ एस्पेक्ट है। चलो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा खास। लेकिन अगर आप यहाँ देखें सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड चला गया थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस का मालिक चला गया सेवंथ हाउस में, यानी कि ये बन गया राजयोग। जहां पर भी राजयोग बना इसको बोलते हैं परिवर्तन योग, दी एंड, यानी कि बहुत अच्छा होने वाला है। अब जुपिटर का एस्पेक्ट भी पड़ गया किसके ऊपर? सेवंथ हाउस के ऊपर, सेवंथ लॉर्ड के ऊपर। तो यानी मैरिज आपकी सक्सीड करेगी, ठीक है। अभी तक हमें लव का नहीं पता, जो अफेयर है उसका नहीं पता, पर मैरिज आपकी बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है। और अब जुपिटर अपने जो पाप प्रभाव लेके आया है वो नहीं करेगा। जुपिटर की एस्पेक्ट भी अब मून के ऊपर पड़ रही है, और एक दूसरे के घर में बैठे तो एक राजयोग होता है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। फिफ्थ नाइन्थ का कॉम्बिनेशन बनता है, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। मैरिड लाइफ सक्सेस सक्सीड कर जाएगी। मुझे लेकिन लव अफेयर देखना कि मेरे लव अफेयर के क्या, कोई अब तक मेरा योग नहीं बन रहा जो इतना पॉजिटिव हो। फिफ्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन है, इट स्टिल ओके, पर मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ, अभी भी मेरी एनालिसिस नहीं हो रही। मैं अब जाऊंगा D9 चार्ट में। यहाँ से क्या मुझे कुछ दिखता है, कुछ कोई ऐसी चीज जो कि मुझे आई मीन कन्विंस करे? अब मैं यहाँ देखता हूँ, तो मैंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ का जो सेवंथ लॉर्ड है वीनस, वो है फिफ्थ हाउस में, ठीक है जी, और कोई भी पाप प्रभाव में नहीं है। तो यहाँ से इमीडिएटली मेरे को एक साइन मिल गया कि यस, देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये वीनस की दशाओं में इनका एक रिलेशनशिप बन सकता है। क्योंकि वीनस देखिए फिफ्थ हाउस में यहाँ पे भी आके बैठे हैं, और वीनस फिफ्थ लॉर्ड भी हैं, और वीनस हमारे कारक भी होते हैं। तो आप देखिए D9 चार्ट में जाके मुझे इन दोनों हाउसेस का कॉम्बिनेशन मिला, ठीक है जी। यहाँ से सक्सीड करेगी मैरिज, या जो क्या बोलते हैं जो आपका लव, वो मुझे सेवंथ हाउस के स्ट्रांग होने से, क्योंकि जुपिटर से एस्पेक्ट है और राजयोग बनने से मिला। और इधर से भी मुझे ये दिखा कि फिफ्थ हाउस एंड इलेवेंथ हाउस का
कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि शादी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस हॉरोस्कोप में, पर अगेन वो एजेंडा नहीं है। डेफिनेटली शी हैज़ बीन कंसल्टिंग मी पोस्ट मैरिज एज वेल, और मुश्किलात आई हैं, बट अब है मुश्किलात तो हैं, उनके भी इलाज हैं। एनीवे अब इनके हस्बैंड की हॉरोस्कोप देखते हैं, क्योंकि आइडियली वो भी इंटर रिलीजन शादी हुई हुई है इनकी भी। अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे पहले तो एक बड़ा ट्रिकी बन जाता है, ठीक है जी, कि असेंडेंट सिर्फ 0 डिग्री 1 मिनट का है, तो बहुत ट्रिकी बन जाता है कि ये हॉरोस्कोप सही है कि भी नहीं है कि सही। पर मैंने ये रेक्टिफिकेशन कर रखी है, तो इंसान की नेचर से, तो ये हॉरोस्कोप मुझे पता है, ठीक है। लेकिन एनीवे कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अब यहाँ देखते हैं क्या हमारा फिफ्थ हाउस और 11 सेवन्थ हाउस में कोई कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ राहु बैठा है, ठीक है, प्रॉब्लम है, कोई नहीं। लेकिन इधर का लॉर्ड चला गया फिफ्थ हाउस में, ठीक है, कुछ तो कॉम्बिनेशन नजर आया कि कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे फिफ्थ हाउस को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ है? नाइन्थ, जुपिटर। जुपिटर आप देखें, ये बिल्कुल इसके सामने योग बनाता हुआ, ये दोनों परस्पर दृष्टि से योग बनाते हैं, साथ में लगन लॉर्ड भी है, ठीक है जी। तो ये एक इसको बहुत स्ट्रांग कर देगा, लगन लॉर्ड जहाँ पे भी चला जाएगा उसको बहुत स्ट्रांग कर देगा। तो वैसे भी जस्ट FYI कि भैया इनका लगन लॉर्ड ये सूर्य है और यहाँ चला गया, तो ये अपनी हेल्थ को लेके बड़े कंसर्न रहता है इंसान। और हाँ, अगर थर्ड और लगन लॉर्ड ऐसे करें तो अपने योगा में, एक्सरसाइज में, जिम में, तो ये 2-2 घंटे टाइम लगाते हैं जिम में। एनीवे तो यहाँ पे मुझे नजर आ गया कि यार ये तो बहुत ही अच्छा योग बन गया फिफ्थ हाउस और सेवन्थ हाउस को। देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि यहाँ पे इनका एक रिलेशनशिप बने, ठीक है जी। और वहां से हमने देखे कि फिफ्थ हाउस अपने से एस्पेक्ट है और फिफ्थ सेवन्थ हाउस भी जुपिटर से एस्पेक्ट है, ठीक है जी। कोई एज सच स्ट्रॉन्ग मैलेफिक या इतना मैलेफिक कोई वो नहीं है जुपिटर के अंदर। तो जुपिटर इसके अंदर फिफ्थ लॉर्ड के मालिक भी हैं, तो ये शुभ प्लैनेट माने गए। तो इस दोनों भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो मेरा फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, सेवन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसकी वजह से अब डेफिनेटली मुझे एक रिलेशनशिप मिलेगी। तो मुझे ये चीज इसी के अंदर से नजर आ गई है, ठीक है जी। अब हमें और डिस्कस नहीं करना कि क्या हुआ मैरिज का, मैरिज के साथ इनके फ्यूचर में क्या होगा, वो हमारा पॉइंट नहीं है। आगे चलते हैं थर्ड थर्ड हॉरोस्कोप में। तो ये वाली जो अ, ये फीमेल का चार्ट है, तो इनकी भी मैरिज हुई। इट इज लव मैरिज बट लव कम अरेंज, जिसके अंदर फादर को कन्विंस किया गया, खैर पिछले वाले में भी ऐसे ही हुआ था कि पेरेंट्स को कन्विंस किया गया और यहाँ पे शादी हुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बनता है। और सॉरी मैं आपको बताना पिछली बार भूल गया, मैं बैक करके, कि थर्ड हाउस इसके अंदर भी देखें, थर्ड हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहाँ देखें थर्ड हाउस अपने मालिक से दृष्ट था, तो थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग था। इसके अंदर भी दूसरी हॉरोस्कोप के अंदर थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो उसी के कारक के साथ बैठा है, मंगल के साथ, तो थर्ड हाउस को बहुत स्ट्रांग बनाता है। और एंड में अब इस हॉरोस्कोप में आते हैं, तो हमें थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग चाहिए, और बाकी जो योग मैंने प्रिंसिपल्स पहले बताए हैं उनका चाहिए। अगर आप देखें 11 यानी शनि, शनि किसके साथ है? चंद्रमा मंगल के साथ। चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है? ट्वेल्थ का, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। जुपिटर सॉरी मार्स कहाँ का लॉर्ड है? फोर्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस का। अच्छा, नाइन्थ हाउस और इसका कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि एक राजयोग बन गया, विवाह और भाग्य का राजयोग बन गया, यानी कि ये लड़की भाग्यशाली रहेगी, यानी मैरिज मुझे सक्सीड होती दिख गई। और उसके ऊपर मुझे, अगर आप देखें, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन निकला, फिफ्थ लॉर्ड जो कि जुपिटर है, वो एस्पेक्ट कर रहा है सेवंथ लॉर्ड के कारक को, परस्पर संबंध, ठीक है जी। तो जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट सेवंथ हाउस पे, जुपिटर का सेवंथ एस्पेक्ट वीनस पे, यानी कि सातवां भाव और सातवें भाव का कारक, दोनों की दोनों को थम्स अप मिल गए, ठीक है जी। और फिफ्थ हाउस का मालिक जो कि जुपिटर है एस्पेक्ट वीनस से, तो फिफ्थ हाउस स्ट्रांग हो गया, बली हो गया, यानी कि प्यार होने के चांसेस बढ़ गए और प्यार में सक्सीड होने के चांसेस बढ़ गए। ये ट्रू लव
जिसको कहते हैं ऐसा लव जो कि शादी भी सक्सीड करे और प्यार भी सक्सीड करे, ये उसका एक एग्जांपल है। हम इसको अगर नवांश में भी देखें तो नवांश में भी अगर चल के देखते हैं तो देखिए, इसका मालिक सेवंथ हाउस का वीनस और इधर का मालिक जुपिटर। तो नवांश के अंदर ये दोनों संबंध बनाते हैं। तो जो हमारी डिमांड थी ये पता लगाने की कि जो प्रिंसिपल्स थे वो सारे फुलफिल होते हैं। अब थर्ड हाउस भी देखना है। थर्ड हाउस के अंदर देखिए सेवन, तो ऐसा आपने देखा कि कैसे ये अब जो प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं वो कैसे सारे फिट होते हैं। और यही प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप डिफरेंट हाउस को उसमें देखेंगे तो आपको अपने सारे आंसर्स मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। अगर आपके कुछ और भी, अगर आप कुछ पर्सनली अपना कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।